आप बता दें चारों खास मेहमानों को कि अब ये डिबेट आप सबके लिए ओपन है। आप चाहें तो किसी से भी सवाल इस बीच कर सकते हैं। अब वो कंप्यूटर जी टाइमर जो है अपना बंद कर चुके हैं। बहरहाल अभी श्रीकांत जी सीधा सवाल आपसे यही है, जनता भी यही सवाल कर रही है और आपने देखा कि यहाँ पर जो मेरे गेस्ट है वो भी आपसे यही सवाल कर रहे हैं। इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकली कैसे हो पाएगा आज की तारीख में, बस ये एक सीधा सा सवाल है। देखिए रूबिका जी, कोई भी काम शुरू करने से पहले ये सवाल हमेशा पूछा जाता है और लोगों का काम बनता भी है पूछना, लेकिन बहुत अच्छे से एक चीज़ें इम्प्लीमेंट भी होती हैं क्योंकि सरकार की जो नीति है वो भी स्पष्ट है और सरकार की नीयत है वो भी स्पष्ट है और देश के लोगों को इस सरकार पर पूरी तरह से भरोसा है। देश के लोगों को मालूम है कि ये लड़ाई एक ईमानदार लोगों की लड़ाई है और भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ाई है, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि आज 70 साल रूबिका जी कि गांव के अंदर मीठा पानी नहीं है पीने के लिए, गांव के अंदर बिजली नहीं है, सड़कें नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं समाप्त हो गई हैं और स्कूलों में टाट पट्टियां तक नहीं है। तो हमारा कैंपेन किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, ये कैंपेन किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये उन लोगों के खिलाफ है जिन लोगों ने भ्रष्टाचार से अपनी तिजोरियां भरी हैं और भ्रष्टाचार से जमीन खरीदी है, फिर तो ऐसे में जो सवाल नीरज कुमार कर रहे हैं कि शुरुआत तो चैरिटी बिगिंस एट होम, वो यही कह रहे हैं कि जो जमीनें खरीदी जा रही है उस पर भी आपका जवाब बनता है कि पैन कार्ड जब पार्टी का है तो मैं सम्माननीय नीरज जी को इतना कहना चाहता हूं कि हमारा सब जितने भी हमने अपने ऑफिस के लिए कार्यालय खरीदे हैं, जिला कार्यालय खरीदे हैं, बहुत ही पारदर्शी तरीके से खरीदे हैं और जिन लोगों ने उन पर कोई आपत्ति है वो कोई जाकर पीआईएल लगा सकते हैं, कोर्ट में केस रजिस्टर्ड कर सकते हैं, उनको इस बात की खुली आज़ादी है। लेकिन हमारा यक्ष प्रश्न ये है कि नीतीश कुमार जी तो नोटबंदी पर भी सरकार को समर्थन देते हैं, भ्रष्टाचार काले धन पर भी समर्थन देते हैं, लेकिन गाए बजाए जेडीयू के लोग हमेशा से चर्चा के अंदर सवाल खड़े भी करते हैं। तो कंफ्यूजन को दूर कर लिए, या तो आपको विरोध करना है तो विरोध करिए, आपके पास दो रास्ते हैं, भ्रष्टाचार काले धन के समर्थन में आप आ जाइए या फिर इस लड़ाई में पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े हो जाइए। आप दोनों तरफ नहीं पैर रख सकते, दोनों नावों पर पैर रख के चलना बहुत मुश्किल होता है। जवाब दीजिए नीरज कुमार साहब, वही सवाल जो मैंने आपसे पूछा था कि आपके जो हेड है, आपके जो करता धरता है वो कुछ बात और कहते हैं, डिबेट में साहब आप लोग कुछ और लॉजिक्स देकर चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रूबिका जी, आपका सवाल जायज है और मैं ये कह रहा हूँ कि काला धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हो, हम उसके पक्षधर हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के श्रीकांत जी से जानना चाहते हैं, क्या आप आज स्टूडियो में इस बात की घोषणा करेंगे कि आपने जो कहा कि पारदर्शी तरीके से किया गया है, क्या आरटीजीएस से भुगतान हुआ जो आपके नेता कह रहे हैं तमाम जमीन का? अगर ये बात है श्रीकांत जी, तो आज इस चैनल के माध्यम से मैं ये कह रहा हूँ कि मैं विधान परिषद से इस्तीफा दे दूंगा। आपने नगद भी पेमेंट किया है, आप यह कह दीजिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव से इस्तीफा दे दूंगा, नैतिकता है तो। दूसरा सवाल मेरा है, मैं यह जानना चाहता हूं, यही है, आचरण को ठीक करना पड़ेगा। आप हमें यह बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य 2015-16 में अपनी संपत्ति की घोषणा करते हैं और 24 मंत्री आपके घोषणा नहीं करते। ये हमारा वेबसाइट नहीं है, पीएमओ का है, उसमें 8 मंत्री अब नहीं है जो हटाए गए। तो ये क्या बेनामी संपत्ति इनके पास है? क्यों नहीं घोषणा किया? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के बावजूद मैं जवाब लेती हूँ नीरज कुमार साहब, लेकिन तो नाम बता देता हूँ, मैं नाम बताता हूँ, एक मिनट। अपने पार्टी के भी तमाम लेकिन क्या इनके पास बेनामी संपत्ति है? ले सकते हैं क्या? ये बात आप अपनी पार्टी के तमाम नेताओं के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि आप सभी पार्टियां फिर एक साथ कटघरे में खड़ी हो जाती है अगर इस तरीके की बातें आने लगे तो, चाहे वो रियल एस्टेट को लेकर हो, चाहे वो चंदे को लेकर हो, चाहे वो बेनामी संपत्ति को लेकर हो। फिर अरे हमारा बिहार का नहीं, मैं इनका जवाब दे देता हूं। मेरे गवर्नमेंट के साइट पर जाइए आप, हाँ। हमारे साइट पर जाइएगा, हर मंत्री परिषद के सदस्यों की संपत्ति की घोषणा है, लेकिन केंद्रीय मंत्री परिषद के 24 मंत्रियों के संपत्ति की घोषणा सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? ठीक है, देश की जनता जानना चाहेगी। ठीक है, आप काले धन पर लड़ रहे हैं, बेनामी संपत्ति पर लड़ रहे हैं, आखिर कारण क्या है? और अगर नहीं घोषणा किया तो आपने रूबिका जी, अभय जी मैं एक सेकंड में आ रही हूं आपके पास, इसका जवाब ले लेते हैं श्रीकांत जी से। हाँ श्रीकांत जी, देखिए
एक तो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। जब हम चुनाव लड़ते हैं तो उसका कोई भी चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है उसकी अपनी संपत्ति की जानकारी देता है और सभी की संपत्ति की जानकारी है। पहली ऐसी सरकार है ये, और ऐसी सरकार है कि हमने तो पार्टी स्तर पर भी अपने सांसदों की, विधायकों की ये 8 तारीख के बाद का क्या डिटेल्स है वो भी मांगने का मादा हम रखते हैं। प्रतिस्पर्धा कर लो, मैं आपको चुनौती देता हूं। जेडीयू के लोगों की लाइन लगा लो, बीजेपी के लोगों की लाइन लगा लो और बताओ किसके पास कितनी संपत्ति है, कितनी संपत्ति उसने गैर कानूनी तरीके से खरीदी और कितनी संपत्ति कानूनी तरीके से खरीदी है। ये लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाती है कि अपने लिए कुछ और, दूसरों के लिए कुछ और। सरकार है ना आपकी सरकार है, हम एफआईआर रजिस्टर कराइए। आप सरकार है, आपकी एफआईआर कराइए अगर आप में हिम्मत है तो। और ये गाल बजाने से देश नहीं चलता है। ये संपत्ति की घोषणा चुनाव के समय, अरे गाल बजाने से देश नहीं चलता है। कड़े फैसले लेने से देश चलता है और कड़े फैसले लेकर हमने दिखा दिए हैं। चुनौती दे रहा हूँ, अगर आपने नगद जमीन खरीदा है, क्या जमीन नगद खरीदना जायज है? नीरज जी, क्या आपने 8 नंबर से पहले कभी कोई जमीन नहीं खरीदी बिहार में? क्या जब से नीतीश कुमार जी का शासन है तब से लेकर आज तक पूरा डिटेल निकालो। एक एक करके अपनी बात तो रखे, जनता उस चीज को वाकई पसंद करती है। एक एक करके आप अपनी बात रखिए। दस्तावेज है 24 मंत्रियों ने अपने, इन्होंने अपनी बात कही रूबिका जी, लेकिन इन लोगों का स्वभाव है कि दूसरा पक्ष नहीं सुन पाए, नहीं बोल पाए अपनी बात। अरे अपनी बात कह ली ना आपने नीरज जी, शांत हो जाइए एक सेकंड। नीरज जी आपने अपनी बात कही ना, लगातार बोलते रहेंगे आप तो फिर आपको लगता है कि ये बोलने से आपको स्कोर मिल जाएगा। श्रीकांत जी, नीरज जी एक सेकंड रुक जाइए। श्रीकांत जी एक सेकंड रुक जाइए, मैं विनोद संपत साहब के पास जाना चाहती हूँ। सर आप देख रहे हैं जब ये बेनामी संपत्ति को लेकर, विनोद जी मेरा सवाल आपसे, अभय जी फिर आती हूँ मैं आपके पास। विनोद जी, जब एक पार्टी दूसरे पार्टी पर ही आरोप लगाने लग जाएगी कि आप जरा अपना साफ कर दीजिए पूरा का पूरा घर पहले, फिर एक कहने लगे कि आप अपने दाग साफ कर लीजिए, तो ऐसे में आपको लगता है कि वाकई ये कानून जो है ये काम कर भी पाएगा और उन लोगों की धरपकड़ भी हो पाएगी? वो भी तब जो कानून बना रहे हैं वही आपस में एक दूसरे से लड़े, ये कहते हुए कि आप जो बोल रहे हो उससे मुझे एक है ना, एक वह प्रोवर्ब याद आती है, देयर कैन नॉट बी अ वर्जिन इन अ मैटरनिटी वार्ड। यानी कि एक हॉनेस्ट पॉलिटिशियन मिलना देश के लिए बहुत एक गर्व की बात है, पर हॉनेस्ट पॉलिटिशियन डिसाइड कौन करेगा? आज सबसे पहली बात तो ये है कि कानून एकदम बढ़िया है, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर उतने ही बढ़िया तरीके से उसका इस्तेमाल होना चाहिए और अमल होना चाहिए। आज कोई भी पैट्रियोटिक सिटीजन ये कानून का विरोध नहीं करेगा, पर उसका दुरुपयोग ना होवे ब्यूरोक्रेट्स के से या पॉलिटिशियन से, वो चीज को कड़क करना चाहिए और उसमें इनबिल्ट चेक्स बनाना के अपना ध्येय होना चाहिए। कल तक किसने क्या किया वो बात करने का कोई ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि उससे कुछ प्रोडक्टिव चीज निकलने वाली नहीं है। और अपना उद्देश्य यही होना चाहिए कि अपने कल टुमारो को अपन किस तरह से प्रेजेंट का और टुमारो का अपन इस्तेमाल कर सके और पैसे आपका इशारा किस तरफ है कि अब तक जिसने काला धन अपने पास रखा, अब तक जिसने अपनी बेनामी संपत्ति टैक्स बचा कर जो है यहाँ वहाँ पैसा लुटाया या यहाँ वहाँ पैसा इन्वेस्ट किया सरकार को धोखे में रख के, उनको माफ कर दिया जाए, उनको नए रूप से एक बार फिर से रिजुविनेट कर दिया जाए, उसको एक चांस देना चाहिए। उनके तो वो तो चोर चोरी से जाएगा, सीना चोरी से नहीं जाएगा। रूल्स आते हैं, पैसा किसे नहीं पसंद है सर? फिर आपने आज छोड़ दिया, वो कहेगा आपने नए तरीके से आगे बढ़ो। देखो आदमी को फांसी दी जाती है ना तो भी उसको इसकी लास्ट ख्वाहिश पूरी की जाती है। उसी तरह से मैं ये कहना चाहूंगा कि जिसने भी गलत तरीके से पैसा इससे जमा किया है उसको एक मौका देना चाहिए कि ताकि वो सिस्टम में आ सके। कट करना को बहुत आसान है, पर कट करने के बजाय उसको सिस्टम में लाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने को गवर्नमेंट के पास उतनी मशीनरी नहीं रहती कि हजारों लाखों करोड़ों टैक्स पेयर्स को जो इवेडर्स है उन लोग सबको पकड़ सके। इसलिए उन लोग में सामने से वॉलंटरी कंप्लायंस को ज्यादा एम्फेसाइज देना चाहिए, उनको एक मौका देना चाहिए, और फिर भी उन लोग ना आए तो ही उन पे ये सब चाना करना चाहिए। ये मेरा सुझाव है। तो पहले भी था विनोद जी, ये जो 1988 में लॉ कमीशन के सुझाव से 15 साल बाद राजीव गांधी सरकार ने कानून बनाया था सर, उसमें यही तो था कि बेनामी संपत्ति को जब्त करने का कोई प्रावधान नहीं है, बेनामी जमीन दूसरों के नाम ट्रांसफर होने पर किसी तरह की रोक नहीं होगी। लेकिन इसका तो सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो आदर्श सोसाइटी है। कभी भी अभय जी
यही तो कानून था आपका, लेकिन आज उससे का- क्या रुक गया? कहाँ फुल देखिए, स्टॉप या रूबिका जी, अंकुश लग गया? मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण आपके सामने देता हूं। पहले तो ये बता दूं कि 18 अगस्त 2011 को हम ये बिल लेकर आए पार्लियामेंट में। स्टैंडिंग कमेटी ने जून 2012-13 में उस रिपोर्ट को फाइनलाइज भी कर दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट को चलने देती तो हम ये कानून हमारे समय पास हो जाता। अच्छी बात है, कानून आना चाहिए। मैं श्रीकांत शर्मा जी से एक बात पूछना चाहता हूं, ये जो बेनामी ट्रांजैक्शन है वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो। एक महेश शाह नाम के आदमी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक इनकम डिस्क्लोजर स्कीम में डिक्लेयर किया और मीडिया के सामने कहा कि साहब मेरा पैसा नहीं है, वो चल संपत्ति में था, चल में था, दैट आई डोंट नो, लेकिन उसने कहा कि कुछ फलाने लोगों का था। 13,000 करोड़ रुपए का प्रकरण मिल रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो कम से कम लगा दीजिए, बेनामी संपत्ति नहीं लगाते। कहां है, क्या किया उसका? तो आपके वक्तव्यों में और व्यवहार में जब तक अंतर रहेगा, ऐसा नहीं हो कि डिमोनेटाइजेशन की निराशा में सिर्फ ये वक्तव्य रह जाए। आपको सख्त से सख्त कदम उठाइए, देश साथ में है, पीछे नहीं हटेगा। आपने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट फाइल किया है डिमोनेटाइजेशन को लेकर, उसमें इस बात का खुलासा किया है कि 13-14 में 90,000 करोड़ को जवाब दे दूं? डिस्क्लोज्ड इनकम को पकड़ा अबे जी, है। और मुझे उम्मीद है कि मुझे कोई मनमोहन सिंह जी की टोकेगा नहीं बीच सरकार में। हाँ। और आपने 9,000 करोड़ सिर्फ। अबे तो जी, इससे आपका अबे जी, इंटेंशन आज साफ जो होता आप- है आज जो कि आप आप ये सारी सिर्फ प्रॉब्लम- वक्तव्य सर, देने अबे में जी, बहुत माहिर हैं। ईमानदारी से एक बात सुनिए। अबे जी, एक बात सुनिए। आज की तारीख में ऐसा लगता है कि आप सुझाव बेहतरी के लिए देने के बजाय आप सिर्फ मीन और मेक निकालते हैं। आप सिर्फ वो चीजें निकालते हैं ताकि सामने वाला जो काम मीन कर रहा मेक है, नहीं। चूंकि आप वो काम नहीं कर पाए हैं, प्रतिपक्ष- ना कर सके। नहीं, प्रतिपक्ष सर, तो आपके पास प्रशस्त तो मार्ग पूरा करेगा। टाइम था। हम तो चाहते आप हैं जो ये सुझाव आप दे समालोचना रहे हैं, है। अबे जी, रूबिका जी, ये समालोचना है जिसको सुनना मैं कोई चाहिए नहीं होती हूँ सरकार छीनने को। वाली, लेकिन फिर भी मुझे कहना पड़ेगा सर, इतने सालों तक आपकी सरकार रहने के बावजूद आप ऐसा कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट नहीं ला पाए। किस हैसियत से आप अब ये कह पाएंगे अरे कि आप ये क्या कीजिए, बात, नहीं अरे कीजिए? लिस्ट है। आप मैं जवाब दे दूं इनको, आप- रूबिका जी? आप कैसी बात कर रही हैं? रूबिका जी, मैं जवाब देना चाहता हूं। एक पूरी की पूरी सूची है जो कि हमने व्हाइट पेपर ब्लैक मनी पर इशू किया, उसमें पूरी लिस्ट आपको श्रीकांत जी सब आप जवाब दे दें। उसके बाद सर, कैसे एक्ट तो फाइनेंशियल 2016 में आया ना, हमने सर। गठन किया, कैसे हमने एक्ट तो 2016 में आया ना, इस नहीं, नवंबर। हमारे तो 2014 में आ जाता, ये पार्लियामेंट चलने देते तो। सर, आ 2011 का जाता, लॉ आया है नहीं, जिसपे नहीं, यशवंत सिन्हा जी की सर, स्टैंडिंग बात ये कमेटी है, ने आप वो फाइनल कर कानून दिया। नहीं ला पाए ना, खत्म बात, वो आपकी जिम्मेदारी थी श्रीकांत जी। रूबिका जी, नहीं, हमने कांग्रेस- पार्लियामेंट श्रीकांत चलने जी, दी आप तो इस सवाल से कानून नहीं बच आया। सकते हैं। आप देखिए, आप इस सवाल से आज प्रतिपक्ष इसलिए नहीं भी, बच आप सकते ऐसा हैं नहीं कि ये कि कानून लेकर 2016 आए में तो आप ये ये खुद कानून क्रेडिट लाते ओन हैं, करेंगे। जबकि बीजेपी की न जाने कितनी मर्तबा सरकार रही, तब तो आपकी नींद नहीं जागी। आज जागी है तो आप कह रहे हैं सब बिल्कुल बदल जाएगा, सब कुछ नहीं, 2011 में हमको कानून नहीं लाने आपको दिया। 2011 में पूछिए तो भी सही इनसे। मौका मिला था। ठीक है, मैं सवाल 2011 पूछ रही के हूँ। रुकिए बाद एक से सेकंड, वो अभय जी। पेंडिंग पड़ा लोकसभा रुकिए में। एक सेकंड, रुकिए श्रीकांत जी। नहीं, रूबिका जी, पहला तो ये जो कहना कि हमारी सरकार कई मर्तबा रही, यही गलत है। हमारी सरकार कई मर्तबा नहीं रही। हमारी सरकार 6 साल के लिए अटल जी की सरकार थी और वो सरकार में भी बहुत अच्छे काम हमने किए। बहरहाल, आज हम किस तरह से इस देश से भ्रष्टाचार, काला धन समाप्त हो, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे काबिल मित्र ने एक सवाल पूछा मुझसे, भाई इस देश के अंदर अगर कहीं कम होते हैं क्या? नहीं रूबिका जी, अगर आज हो रहा है तो उसका स्वागत करना चाहिए। भाई आप 88 में किसी बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं और उसको अगर हम 16 में उसको सही तरीके से उसको दांत देते हैं काटने के लिए, उसको नहीं कर रहा है सर। आप दोनों पार्टियां हैं, देश की जनता ने वक्त वक्त पर आपको चुना, आपको दोनों को जवाब देना होगा। नहीं, मैं तो जवाब दे रहा हूं, लेकिन कांग्रेस के मित्र टीवी पे कह रहे हैं कि हम सहयोग करेंगे, लेकिन संसद को चलने नहीं देते हैं और बार बार झूठे गलत आरोप लगा लेते हैं। कभी कहते हैं अडानी अंबानी के कहने पर चल रही है सरकार, कभी महेश शाह का जिक्र कर रहे हैं। अगर किसी ने कहीं कोई गलत काम किया, पार्लियामेंट हम चलने नहीं देते, पार्लियामेंट आप नहीं चलने देते हैं। श्रीमान जी, मैंने आपको बीच में रोका नहीं। आपके हाउस देखिए, में हुआ तब प्रतिपक्ष की भूमिका थी ना। आपका व्यवहार गलत है श्रीमान जी। मैंने आपको बीच में रोका नहीं। मेरी अपेक्षा है कि आप बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। मैंने बिल्कुल नहीं रोका आपको बीच में।
मेरा निवेदन इतना है कि कांग्रेस ने 70 साल तक देश को लूटने का काम किया और उस लूट की छूट में बहुत लोगों को सहयोग किया। अब इस देश के अंदर एक ईमानदार लोगों की लड़ाई चल रही है जो भ्रष्टाचार काले धन के खिलाफ है। आप काले धन भ्रष्टाचार के सहयोग में आज कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी लगातार पूरे देश में सभा कर रहे हैं, क्योंकि इस नोटबंदी के बाद सबसे ज्यादा अगर कहीं दिक्कत है तो कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है। 2 लाख करोड़ भाई आपका भ्रष्टाचार का गठजोड़ बहुत मजबूत है अभय जी, आपका भ्रष्टाचार का बहुत करोड़। अरे भाई जहाँ कांग्रेस है वहाँ गलत बयानबाजी आप करते हो और बीच में इंटरप्ट करते हैं। आप दोनों पार्टियों को गलत बयानबाजी करते हैं और बीच में इंटरप्ट करते हैं। बड़ी लड़ाई में पड़ना चाहिए, क्योंकि इस देश को वाकई इस वक्त जरूरत है कि काले धन से मुक्ति मिले, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले, बेनामी संपत्ति रखने वाले बेईमानों से मुक्ति मिले। ऐसे में कोई तो बीच का रास्ता सर आप सभी पार्टियों को निकालना होगा, क्योंकि ये हमारा सवाल है, ये जनता के सुख चैन का सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।